नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए आपकी जन्म कुंडली में आप यह कैसे देखें कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह बली है और कौन सा ग्रह हीन बल है, कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा फल देता है बली होने के बाद, या फिर आप जो बलहीन ग्रह है उसको कैसे ताकतवर बना सकते हैं। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्योतिषी के पास जाने में तीन बड़ी समस्याएं हैं। पहली बड़ी समस्या यह है कि जो ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, उन लोगों की अपनी भाषा होती है क्योंकि वह ज्योतिष के मर्मज्ञ होते हैं। वह जिस भाषा में समझाते हैं आम जन की समझ में वह भाषा कम आ पाती है क्योंकि उसमें संस्कृत का सम्यक शब्द समावेश होता है और इससे लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। जब समझ नहीं पाते तो उसके निदान में भी कुछ दिक्कतें आती हैं। दूसरा यह है कि कुछ लोग जो तथाकथित ज्योतिषी हैं, ज्योतिष के नाम पर कुछ भी नहीं जानते हैं, वो लोगों को ठगते हैं और उससे क्या होता है कि वो उल्टे सीधे उपाय बताते हैं जिससे आपको कोई फायदा तो होता नहीं है लेकिन तनाव और ज्यादा हो जाता है। इसलिए ऐसा क्यों नहीं कि आप स्वयं ही देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह बलहीन है और बलहीन ग्रह को कैसे बली बनाया जाए। यदि यह सब आप आसानी से जानते हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है उनके पास जाने की। आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा और तो और आपको ज्योतिष के विशुद्ध ज्ञान की भी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊं कि आपकी जन्म कुंडली में कितने ग्रह कितने बली हैं और ग्रहों के बल कितने प्रकार के होते हैं, आप कैसे बलहीन ग्रह को बली बना सकते हैं। परंतु इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा यदि आप रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले ज्योतिष संबंधित जानकारी मिल जाए। प्रिय दर्शकों, 6 प्रकार के बल ज्योतिष में कहे गए हैं ग्रहों के, जो कि जिनको हम दो अलग अलग प्रकार से आपको बताएंगे। पहला तो यह है कि जो ग्रहों का बल है वो है क्या, बलहीन ग्रह क्या है, यानी कि किसको हम बलहीन ग्रह कहते हैं। ग्रहों के बल 6 प्रकार के हैं। पहला है ग्रह का बल, ग्रह बल उसे कहते हैं। दूसरा है भाव बल, जिस भाव में ग्रह है। तीसरा है चेष्टा बल। चौथा है दिग्बल। पांचवा है काल बल और छठा है स्थान बल। सबसे पहले आपको ग्रह बल के बारे में बताते हैं कि ग्रह बल क्या होता है। कुंडली पर विचार करते समय आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि स्वराशि का जो अपनी राशि का है, उच्च राशि का जो उच्च राशि में है, मित्र राशि का जो मित्र राशि में है, मार्गी और शुभ ग्रह से दृष्ट जो भी ग्रह है वह ग्रह बली है, बलवान ग्रह कहलाता है। बल 6 प्रकार के होते हैं। यह तो हो गया पहला बल, ग्रह का बल। इसके बाद होता है भाव बल। भाव बल यानी कि चारों केंद्र स्थान 1 4 7 10, 3 त्रिकोण, 3 5 9 11, इनमें से 3 को छोड़ दिया जाए तो 5 9 11, इन भावों में जो भी ग्रह होते हैं वह भावबली होते हैं, अर्थात उनको भावबली कहा जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है स्थान बल का। स्थान बल यानी कि ग्रह अपनी उच्च राशि में, मित्र राशि में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण में, स्वनवांश में है तो उसे पूर्ण स्थान बल मिलता है। क्षमा कीजिए, यहां पर कौन सा ग्रह उच्च का किस राशि में होता है यह मैंने अभी आपको बताया नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं बताया है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। जैसे कहा गया है कि मेष राशि जो है उसमें सूर्य उच्च का होता है और वृष राशि जो है उसमें चंद्रमा उच्च का होता है। इसी प्रकार कौन सा ग्रह किसमें उच्च का होता है अलग वीडियो बनी है। अगर उसका विषय हम यहाँ लें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ केवल आपको यह बता रहे हैं कि उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण में, स्वनवांश में किसी भी ग्रह को पूर्ण स्थान बल मिलता है। त्रिकोण के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उच्च राशियों के बारे में मैंने आपको बताया। जहां तक स्वनवांश की बात है, नवांश के लिए ज्योतिष के जो प्रवर्तक हैं, महर्षि ब्रह्मा आदि जो ऋषि हैं, उन्होंने कहा है कि नवांशाश्चर्ये स्मात् स्थिरे तन नवमादितः तत पंचमात् द्विदेहे द्वादशांश स्वभात समृतः। अर्थात नवांश क्या है, नवांशाश्चर्ये तस्मात्, चर राशि में वहीं से शुरू करके अपना नवांश होता है। स्थिरे तन नवमादितः, स्थिर राशि में उससे नवीं राशि से
तत्पंचमात द्विदेह, और द्विस्वभाव राशि में उसकी अपनी राशि से पांचवी राशि से नवांश शुरू होते हैं। तो इस प्रकार आप गणित से गणना कर सकते हैं कि कौन सा अपने नवांश में कौन सा दूसरे नवांश में ग्रह है। यह गणित है। और यदि आपको यह गणित नहीं आती तो आप यह गणित सीख भी सकते हैं। उसके लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। ज्योतिष गणित दुसाध्य है परंतु असाध्य नहीं है। तो नवांश में है तो भी वह ग्रह जो है स्थान बली होता है, उसे स्थान का पूर्ण बल मिलता है। अब होता है दिग्बल। बुध गुरु जो है वह लग्न में दिग्बली होते हैं। बुध चंद्रपुत्र बुध और देवगुरु बृहस्पति यह लग्न में दिग्बली होते हैं। सूर्य और मंगल जो है यह दसम स्थान में दिग्बली होते हैं। शनि जो है सप्तम स्थान में दिग्बली होते हैं। शुक्र और चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। राहु और केतु की हम यहाँ गिनती नहीं करते हैं क्योंकि वह पात ग्रह हैं। उनका दिग्बल अन्य ग्रहों या तारों के सापेक्ष होता है। ग्रहों में सूर्य और चंद्र 2 ग्रह, बाकी के 5 स्टार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि पंचतारे, तो ये बली होते हैं। अब इसके बाद जो है वो आता है चेष्टा बल। यहां आपको पता लग गया ना दिग्बल किस प्रकार से होता है। बुध और गुरु लग्न में दिग्बली हैं, सूर्य और मंगल आपके दसम भाव में दिग्बली हैं, शनि सप्तम भाव में दिग्बली है, शुक्र और चंद्रमा जो हैं वह आपके चतुर्थ भाव में दिग्बली माने जाते हैं। अब आपको बताते हैं चेष्टा बल। ग्रहों का चेष्टा बल क्या है। सूर्य और चंद्रमा मकर से मिथुन राशि तक चेष्टा बली होते हैं। अर्थात मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, इन राशियों के जातकों का चंद्रमा चेष्टा बली होता है। यह आपको जान लेना चाहिए। यदि चंद्रमा मकर राशि का है, यदि चंद्रमा धनु राशि का है, नहीं मकर राशि का है, कुंभ राशि का है या मीन राशि का है, फिर मेष राशि वृष राशि या मिथुन राशि का है, तो ऐसा चंद्रमा चेष्टा बली होता है। वहीं माघ फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इन 6 महीनों में पैदा होने वाले जो जातक हैं उनका सूर्य चेष्टा बली होता है। इन्हीं राशियों में चंद्रमा भी चेष्टा बली होता है। चंद्रमा से 12 अंश के अंतर पर जितने भी ग्रह होते हैं वह सभी चेष्टा बली होते हैं। कितना सुंदर नियम है। बृहस्पति, अब जो पंच तारे हैं 5 स्टार जिनको हम कहते हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यह कब चेष्टा बली होते हैं, जबकि यह वक्र होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में देखिए कोई भी एक तारा अगर आपके जन्म के समय वक्री है तो यह समझिए कि वह चेष्टा बली है। यदि 5 के 5 पंचतारा वक्री हैं तो समझिए कि 5 के 5 चेष्टा बली हैं। अब आप क्या क्या समझ गए। पहली बात तो आपने यह जानी कि ग्रह का बल क्या है, दूसरी बात आपने यह जानी कि स्थान बल क्या है, तीसरी बात आपने यह जानी कि भाव बल क्या है, चौथी बात आपने यह जानी कि स्थान बल क्या है, पांचवी बात आपने यह जानी कि दिग्बल क्या है, और छठी बात आपने यह जानी कि चेष्टा बल क्या है। लेकिन एक और बल है जिसको हम कहते हैं काल बल। मैंने गलत कहा आपसे, थोड़ा सा मिस हुआ। मैं आपको बताया ग्रह बल भाव बल 2, स्थान बल 3, का दिग्बल 4 और चेष्टा बल 5, 5 ही बल बताएं। छठा बल बताने जा रहा हूं, इसको कहते हैं काल बल। काल बल जो है सूर्य और बृहस्पति जो है, ये सूर्य बृहस्पति और शुक्र ये हमेशा दिन में ताकतवर रहते हैं, दिन में बली रहते हैं। सूर्य गुरु शुक्र हमेशा दिन में बली रहते हैं और चंद्रमा मंगल और शनि रात में बली रहते हैं। चंद्रमा मंगल और शनि जो है रात में बली रहते हैं। बुध हमेशा बली रहता है, देवगुरु बृहस्पति भी हमेशा बली रहते हैं, दोनों एक दूसरे मायने में। चंद्रमा आधी रात से सुबह के अंत तक भी काल बली रहता है और बुध प्रातः काल में, सूर्य सायंकाल में, शनि भी सायंकाल में, मंगल अर्धरात्रि काल में, शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बली रहते हैं और कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह काल बली रहते हैं। यह जो अंत में मैंने बताया ये काल बल है ग्रहों के। तो इस प्रकार आपने देखा कि ग्रहों का स्थान बल, ग्रहों का भाव बल, ग्रहों का ग्रह बल, ग्रहों का चेष्टा बल, ग्रहों का काल बल और दिग्बल क्या होता है, यह सब आपने देख लिया। अब बताते हैं स्वगृही, मित्रगृही, मित्र दृष्टि और उच्च का नहीं होने वाला जो अन्य भाव में जो भी ग्रह हैं वो सब ग्रह बलहीन कहलाते हैं। सारे ग्रह बलहीन कहलाते हैं। ऐसे ग्रह
अगर इनमें से जो ग्रह शत्रु दृष्ट है, यानी कि शत्रु ग्रह से दृष्ट है या फिर अशुभ ग्रह से दृष्ट या अशुभ भाव में है, वह ज्यादा कमजोर हो जाता है। अगर अष्टमस्थ ग्रह अकेला है और ऐसे ही पाप ग्रह से दृष्ट है तो उसका फल और भी क्षीण हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। ये इनका दोष परिहार क्या है, इनको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, वह भी हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। बलहीन ग्रहों का सम्यक उपाय करने से उन ग्रहों का बल बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी बलहीन ग्रह हैं उनका सम्यक उपाय अगर आप करेंगे तो उससे उसका बल बढ़ जाता है। लेकिन यह सम्यक उपाय हमारे अपने बताए नहीं होते हैं, बल्कि यह ज्योतिष के नियमानुसार होते हैं। इसमें ज्योतिष के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अतः जो अशुभ ग्रह हैं उनके शुभ प्रभाव के लिए उन ग्रहों को शुभ, यानी कि उन ग्रहों को शुभ प्रभाव देने के लिए उनसे संबंधित उपाय करना बहुत आवश्यक होता है, और ऐसा उपाय करना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी हानि होने से बचेगी और आप बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। इसके लिए जो उपाय हैं वो उपाय हम आपको बताते हैं कि उपाय किस तरह से हैं कि पापी जो ग्रह है, जो भी ग्रह पाप ग्रह है, उसका उपाय उससे संबंधित वस्तु को रखने से होता है। अब बताइए कि पाप ग्रह क्या है या शुभ ग्रह क्या है, अशुभ ग्रह क्या है, उनका एक अलग से वीडियो बना है इसी चैनल पर। आप उसे सब्सक्राइब अगर करा है आपने चैनल तो आपको मिल जाएगा। पापी ग्रहों का उपाय उनसे संबंधित वस्तु को अपने पास रखने से होता है, उनसे संबंधित जानवरों को पालने से होता है, और अपने सगे संबंधियों से आशीर्वाद प्राप्त करने से होता है। अब मान लिया आप कोई पापी ग्रह है ऐसा जो कि आपकी जन्म कुंडली में, उदाहरण के लिए वैसे केतु शुभ ग्रह है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में यदि केतु पाप ग्रह है, गणित जो कि आप अगर नहीं भी समझ पाते तो किसी ज्योतिषी को दिखाइए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु शुभ ग्रह या पाप ग्रह। यदि केतु पाप ग्रह तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं, और सफेद और काले रंग का कुत्ता तो और उत्तम है, इससे केतु आपको शुभ फल देने लगेगा। शुक्र की सहायता अगर आपने करनी है, शुक्र अगर आपका कमजोर है, आपको ठीक करना है, तो उसके आपके अपनी जो अपना भोजन है उसमें से नित्य एक ग्रास जो है गाय के लिए रखते हैं, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और इससे धन धान्य और सुख बढ़ेगा। केतु की अगर आपने को सहायता करनी तो कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति भी होती है। वो लोग जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है उनको काले और सफेद रंग, यानी कि जो दो रंग का कुत्ता है वो पालना चाहिए, तो इससे उनको पुत्र प्राप्ति होती है। इसका लाभ वही जान सकते हैं जो इस तरह के टोटके कर सकते हैं। ये टोटका ही है और कुछ नहीं है। भाई आप दुनिया भर के काम करते, कुत्ता पाल के देखिए क्या है। अभी जो लोग नकारात्मक बुद्धि वाले हैं तो इसका कुछ अन्य अर्थ भी लगा सकते हैं, कुछ तार्किक लोग भी हो सकते हैं जो तर्क दे सकते हैं, लेकिन तर्क जो है हमेशा व्यर्थ होता। तर्क के पीछे कोई ऐसी सत्यता नहीं होती, सत्य जो है वो सुख है। बलहीन होने के कारण अगर कोई ग्रह अशुभ फल देता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या उपाय करना चाहिए। मंगल अशुभ फल दे रहा है तो घर में आपको मृगछाला रखनी चाहिए, या कहीं से मृगछाला का टुकड़ा अगर आपको प्राप्त होता तो उसे रखें, या यह आपके पास नहीं है तो तंदूर में मीठी रोटी तंदूर की कुछ बनवा के वो लोगों को भोजन करा दें। मृगछाला अगर प्राप्त नहीं होती है तो तंदूर में मीठी रोटी बना के लोगों को भोजन करा दें। बुध, शुक्र और शनि, अगर ये तीन ग्रह अशुभ हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ बहुत साधारण सा उपाय है। अपने भोजन में से 3 ग्रास जो हैं भोजन के निकाल कर रख लें, उनमें से एक गाय को दे दें, एक कौवे को दे दें, एक कुत्ते को दे दें। ये तीनों काम करिए, आपका बुध गुरु शुक्र, बुध शुक्र शनि 3 के 3 शुभ फल देने लगेंगे। यह सब उपाय उन लोगों के लिए जो बड़े यज्ञ नहीं कर सकते हैं, जो बड़े जप अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास पैसे की कमी है। तो यदि ऐसा करते हैं तो उनका भी जीवन सफल हो जाएगा। राहु का अशुभ प्रभाव से छुटकारा अगर पाना है आपने लिए तो जौ को दूध से धोकर, जो जौ है उनको दूध से धो दीजिए और बहते पानी में छोड़ दीजिए। ध्यान रहे दूध अमूल मोती का न हो, क्योंकि वो दूध नहीं है, वो केमिकल है। हम यहां दूध की बात कर रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दूध से धोइए, केमिकल से नहीं। दूध से जौ को धोइए तो उसको बहते पानी में प्रवाहित करिए, तो उससे अशुभ राहु का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि राहु सुप्रभाव देगा।
राहु के अशुभ प्रभाव के लिए तो आपने ये सब कर दिया। यदि जातक क्षय रोग से पीड़ित है, किसी को क्षय रोग है जिसको हम टीबी कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, जैसा टीबी जैसा जो रोग है, तो जो जौ है उसको गौमूत्र से धोकर, जौ को गौमूत्र से धोकर लाल वस्त्र में बांधे और फिर अपने पास घर में रख ले। देखिए क्षय रोग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा उपाय है। यदि पहले, तीसरे, 8वें भाव में बैठकर मंगल अशुभ फल दे रहा है आपकी जन्म कुंडली में, किसी देवज्ञ ने आपको बताया कि पहला, तीसरा और 8वें घर में, या आप खुद देख रहे हैं मंगल अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का उपाय निकाल के बुध का उपाय करना चाहिए। मंगल स्वतः ही शांत हो जाएगा। यह भी ज्योतिष का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है। केतु अगर अशुभ फल दे रहा है तो राहु का उपाय करें, और राहु अगर अशुभ फल दे रहा है तब केतु का उपाय करें। यह ज्योतिष का सह संबंध है, कोरिलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसको आपको समझना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ग्रहों के उपचार के लिए उनसे संबंधित वस्तुएं आप अपने पास रखें जबकि ऐसी स्थिति हो, और ग्रहों के उपचार के लिए आप उनसे संबंधित वस्तुएं दान करें जैसा कि उस कुंडली में, तथाकथित कुंडली में ऐसा गणितागतित फल आ रहा हो। जानवरों को पालें, उनकी सेवा करें, उनको भोजन दें, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें, और इस प्रकार के उपाय करके आप बलहीन ग्रहों को बलि बना सकते हैं। यहाँ तात्पर्य हमारा, यह आशय हमारा केवल इतना था कि जो बलहीन ग्रह हैं उनको बलि कैसे बनाया जाए और बल कितने प्रकार के होते हैं यह आपको बताया। प्रिय दर्शकों, देव दानव गंधर्वा यक्ष राक्षस किन्नरा प्रियंते ग्रह पीड़ा किंग पुनर्भिमानवः शनै शरण सौदासो नरमान सिंह नियोजितो राहुणांग पीड़ितो राजा नलो भ्रांतो महितलो अंगाकार विरोधी राम राष्ट्रा निरोधितः सप्तमेन रमणा रावणो विनपातितः। अर्थात देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सभी को ग्रहों की पीड़ा ने खत्म किया है। मनुष्य की यहाँ कोई गिनती नहीं है। इसलिए ग्रह हमेशा अनुकूल करने चाहिए और ग्रहों को हमेशा मना के रखना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकारा भवन्तु। आदित्यादि 9 ग्रह आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो इस लोक में नहीं किया परंतु आप नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, कौन सा ऋण आपके ऊपर रह गया था जिस ऋण के कारण आप यह सब भोग रहे हैं, उन सभी ऋणों को, पितृ ऋण, मातृ ऋण, बहन का ऋण, भाई का ऋण, रिश्तेदार का ऋण, किसका कर्जा आपने देना था जिससे आप यहाँ नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, यह वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जब तक हम उस वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।